गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सब लोग लाइव आए, जो लोग लाइव नहीं आए हैं। गुड इवनिंग। साधना, रीना, सुनील, गौरव कुमार। ओके, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आदित्य पाल, प्रदीप सेन। हाँ जी, आ गई बेटा। मैम आप आ गए, बिल्कुल आ गए बेटा। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है। अच्छा सुनना, एक बच्चे का क्वेश्चन है, इसका पहले डाउट ले लेते हैं 5 मिनट में, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऋषि प्रकाश, अखिलेश, और जो नंबर से गुड इवनिंग बोल रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग। एक बच्चा बोल रहा है हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है। बेटा हार्डेस्ट अगर मेटल आपसे पूछता है, कहने का मतलब है सबसे कठोर धातु। तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो आप आंसर करना पीटी। पीटी मतलब प्लैटिनम। प्लैटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल। किसने पूछा था? नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ टीवी की स्क्रीन पे। गुड इवनिंग अभी, सूरज, सोनम, सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। चलिए, तो हार्डेस्ट मेटल अगर कोई पूछता है तो आप बताओगे वो कौन सी है? प्लैटिनम। और अगर आपसे पूछे बेटा क्या हैवीएस्ट मेटल, अगर हैवीएस्ट मेटल पूछता है मतलब सबसे भारी धातु, डेंसिटी भी जिसकी ज्यादा हो, सबसे भारी, हैवी, सबसे भारी धातु पूछता है, तब आपका आंसर होगा बेटा ओएस, ऑस्मियम। ऑस्मियम, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु डेंसिटी में, सबसे हल्की धातु, तब आप बेटा क्या बताओगे? सबसे हल्की धातु होती है आपकी एलाई, लिथियम, जो बैटरीज में काम में आती है। मैम मरकरी हैवी मेटल है क्या? नहीं बेटा हरीश, हैवी मेटल इज ऑस्मियम। सागर कह रहे हैं आज बारिश हो रही है हमारे यहाँ हरियाणा में, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रखी है यार। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, जिसने मुझसे पूछा है मैंने बता दिया है। ओके चलो, ऑस्मियम, बहुत बढ़िया, ऑस्मियम भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, आज हम बात करेंगे किसके बारे में। देखो कौन कौन सी मेटल पढ़ ली थी आपने। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से फटाक से बताओ। सोडियम पढ़ा था, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करवा दिया है। ठीक है मैम, डायमंड और ग्रेफाइट मेटल है कि नॉन मेटल? बेटा नॉन मेटल। साधना, ये नॉन मेटल्स होते हैं, भी बताएंगे। ठीक है मैम, आरबीसी हाइट पे जाने पे इंक्रीज होती है डिक्रीज? बेटा इंक्रीज होती है, बताएंगे आपको, क्योंकि हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, इसलिए आरबीसी, जब आप हाइट पे जाते हो मतलब ऊंचाई पे जाते हो, तो आरबीसी की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा है तो मैंने बता दिया। आइए अब हम बात करते हैं किसकी। तो आज हम कौन कौन सी मेटल पढ़ी थी हमने? सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। मुझको याद दिला देना कौन कौन सी हो गई हैं, जो नहीं हुई वो आज करवाएंगे, है ना। यूरेनियम पढ़ा था आपने, उसके बाद हमने कौन कौन सा पढ़ा था बेटा? कॉपर पढ़ लिया है, गोल्ड पढ़ लिया है, सिल्वर पढ़ लिया है, एचजी पढ़ लिया है, पीबी मतलब लेड पढ़ लिया है। जो काम किए हैं बस वही मैं पढ़ा रही हूँ, फालतू के मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। मेटल की बात करूँ, नॉन मेटल तो आज पढ़ाऊंगी ना। कौन सा बच्चा कह रहा है मैम नॉन मेटल नहीं पढ़ाया? अरे तो नॉन मेटल तो पढ़ाऊंगी ना, आज पढ़ाया कहाँ है। हाँ जिंक हो गया था बेटा, कल की क्लास अगर तुमने पढ़ी होगी तो। कॉपर हो गया है, गोल्ड हो गया है, सिल्वर हो गया है। अच्छा एजी लिख दिया मैंने, एजी, हाँ हो गया, एजी हो गया है, लेड हो गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो स्टील, आयरन, हाँ आयरन हो गया था ना, हाँ आयरन हो चुका है बेटा। इसके अलावा और कौन सा था? हाँ थोरियम मैं पढ़ाऊंगी, थोरियम की बस सिर्फ बेटा 5-6 बातें हैं जो मुझे थोरियम के बारे में बतानी है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं आती है। ये सब मैंने पढ़वा दिया था शायद, है ना। ये सारे के सारे आप नोट कर लेना। अब थोरियम से हम 3 क्वेश्चन मेन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। थोरियम, उसके बाद आज हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं थोरियम की बात करती हूँ तो थोरियम का सिंबल बेटा टी और स्मॉल एच होता है, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 90 नंबर पर थोरियम आता है। थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, फ्रांसियम, रेडियम, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है बेटा। क्यों है रेडियो एक्टिव तत्व? क्योंकि मैंने कहा था इससे अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन होता है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इससे अल्फा बीटा गामा रेज
सब एमिट होती रहती हैं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट तत्व है जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं और गामा रेज बहुत नुकसान पहुंचाती हैं हमारे शरीर को, तो उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे और भी हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, फ्रांसियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब मैं थोरियम की बात करती हूँ तो बेटा थोरियम इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत देश में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है, तो बेटा भारत के अंदर एक थोरियम का और है, एस्क है, जहां से हमें बहुत ज्यादा थोरियम के भंडार हैं हमारे पास। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले प्रियंका बेटा आप बायो स्पेशल केमिस्ट्री स्पेशल परचेज कर सकते हैं प्रियंका पांडे, ठीक है। देखो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कौन से रेडियो एक्टिव तत्व के भंडार पाए जाते हैं, तब आप क्या बताएंगे? थोरियम के पाए जाते हैं। और कहां पर? तो इसका और है मोनाजाइट नाम से, मोनाजाइट। और ये मोनाजाइट से हम थोरियम को निकालते हैं। और ये मोनाजाइट कहाँ पे मिलता है? बिहार में एक जादूगीड़ा नाम की जगह है, वहां पर ये बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलता है। तो आपसे पूछ ले मोनाजाइट कौन से एक एलिमेंट का और है, अयस्क है, तब आप क्या बताओगे बेटा? किसका और है, किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क, TH, थोरियम का अयस्क है। झारखंड के जादूगीड़ा जिले में भी बहुत होता है, कुछ केरला के तट पर भी बहुत पाया जाता है, केरला में और झारखंड में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि केरला के जो तट हैं उस पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कारण क्या है, तब आप बताओगे प्रेजेंस ऑफ थोरियम। वहां पर केरला के तट पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है थोरियम की वजह से, ठीक है। अब मैं बात करती हूं बेटा थोरियम की, तो थोरियम को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मेटल, रणनीतिक धातु, क्योंकि जो आपकी अच्छा सॉरी किसकी बात कर रही हूँ मैं? थोरियम की बात कर रही हूँ ना। हाँ, तो थोरियम की जब मैं बात करती हूँ बेटा, तो इसका और जो है वो मोनाजाइट है। इसके अलावा थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इंडिया में थोरियम बहुत ज्यादा है यूरेनियम के मुकाबले में, मतलब यूरेनियम तो बहुत ही ना के बराबर है। तो अगर पूछ ले किसके क्या कहते हैं, किसके भंडार पाए जाते हैं, तब आप क्या बताओगे बेटा? वो किसके पाए जाते हैं? थोरियम के पाए जाते हैं। और थोरियम से बेटा क्या हो रहा है, मतलब समुद्र के तट के पास में केरला में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आ रहा है। अब एक कह रहा है मैम थोरियम किस में यूज होता है? बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये कहाँ काम आते हैं? एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में। और क्या बनाने में? एटम बॉम्ब बनाने में काम आते हैं, परमाणु बम बनाने में काम आते हैं, एटम बॉम्ब बनाने में काम आते हैं, परमाणु बम बनाने में काम आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात करती हूं कि 2 क्वेश्चन का मेरा नाम नोट करना। अब मेरे 2 बातें और नोट करना। क्या? एक आता है रणनीतिक धातु किसे बोलते हैं? रणनीतिक धातु का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक मेटल, मतलब जो आप जब लड़ाई वड़ाई युद्ध वगैरह होता है तो वहां पर जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको बनाने में कौन सी मेटल काम में आती है? रणनीतिक धातु मतलब अस्त्र शस्त्र हथियार बनाने में कौन सी धातु काम आती है? जब कभी वॉर होता है, लड़ाई होती है, तो वहां पर क्या होता है आप बताओगे? अस्त्र शस्त्र या रणनीति बनाने के लिए जो हथियार बनाए जाते हैं वो हथियार किस धातु से बनते हैं? आपका आंसर होगा बेटा टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु काम में आती है। इसको टाइटेनियम को ही हम स्ट्रेटेजिक मेटल, रणनीतिक धातु बोलते हैं, क्योंकि ये काम आती है अस्त्र शस्त्र या हथियार वगैरह बनाने में। और एक क्वेश्चन तो ये हो गया रणनीतिक धातु से। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों और आता है, क्या कि जब हमारे बॉडी में हम इम्प्लांट्स बनाते हैं, इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स होता है बेटा आर्टिफिशियल बोन या आर्टिफिशियल कोई ऑर्गन। जैसे आपके कोई हड्डी टूट गई, पहले बहुत बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, मान लो मेरा ही एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, है ना, तो अगर हो जाए तो बेटा मेरी ये हड्डी टूट गई, तो इस हड्डी टूट गई इसको तो निकाल के फेंक देंगे। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल बोन लगाते हैं, एक कृत्रिम हड्डी लगाते हैं, तो वो हड्डी आपकी जिसको हम रोड बोलते हैं ना, मेरी रोड डली है हाथ में या पाँव में, तो वो रोड नहीं होती, वो बेटा इसको साइंस की लैंग्वेज में, उसमें डॉक्टर की लैंग्वेज में उसे इम्प्लांट कहा जाता है। तो जो इम्प्लांट्स होते हैं, जो नकली आप जिसको हड्डी या कोई भी आप उसको बोन का या नाम देते हो, तो वो किसके बनते हैं? वो
वो भी बनते हैं टाइटेनियम मेटल के। टाइटेनियम के इसलिए बनते हैं बेटा क्योंकि टाइटेनियम जो है वो पानी से सड़ती गलती नहीं है, वो पानी से सड़ती गलती नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसी मेटल चाहिए ना, हमारे बॉडी में क्या है 70 से 75% तक हमारे बॉडी में पानी पानी है। तो अगर आपने आयरन का या कॉपर का या एल्यूमिनियम की रोड डाल दी तो बेटा पानी है अंदर हमारे बॉडी में, गल जाएगा वो रोड। इसलिए या लोहा है तो उस पर जंग लग जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है ही अंदर, पानी है ही, लोहे पर रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। इसलिए कोई ऐसी मेटल चाहिए होती है जो मेटल पानी से सड़ती गलती नहीं है, और वो कौन सी होती है? टाइटेनियम। और जो बोट होती हैं, जो नाव होती हैं, वो नाव के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो पानी में रहता है, वो भी हिस्सा किसका बना हुआ होता है? टाइटेनियम का बना हुआ होता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांट या जो कृत्रिम रोड होती हैं, आर्टिफिशियल हड्डी है, रोड बनाने में कौन सी धातु को काम में लिया जाता है? टाइटेनियम। या जो नाव है, उस नाव के निचला हिस्सा है, जैसे ऊपर का तो लकड़ी का बना हुआ है, जो पुराने टाइप की नाव की बात कर रही हूँ मैं, नीचे वाले में जो फटके से लगे हुए होते हैं, वो फटके किसके लगे हुए होते हैं? टाइटेनियम का। वो इसलिए क्योंकि बेटा टाइटेनियम जो है वो इकलौती ऐसी धातु है जो पानी से सड़ती गलती नहीं है, इसलिए इसका काम में लिया जाता है। इसीलिए इसके अस्त्र शस्त्र हथियार तो इसलिए बनाए जाते हैं, एक तो स्ट्रांग बनेगा, दूसरा उन पे जंग वंग भी नहीं लगेगा, सड़ेगा गड़ेगा भी नहीं, एज इट इज सालों साल पड़ा रहेगा वो। इसलिए एग्जाम में, हाँ, तो पानी की जहाज जो है वो बेटा आप बताओगे कि किसकी बनी हुई होती है? टाइटेनियम की बनी हुई होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रही हूँ। एक क्वेश्चन आता है मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप, आशा की मेटल, मतलब मेटल ऑफ होप या येलो केक, पीला केक। एक बच्चा पूछ भी रहा था पीला केक किस धातु को कहा जाता है? पीला केक या आशा की मेटल, मेटल धातु, मेटल ऑफ होप या पीला केक, हम यूरेनियम को बोलते हैं। हम यूरेनियम को, क्योंकि बेटा यूरेनियम बहुत महंगा होता है, और होप का मतलब है कि मतलब हम भी होप करते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारा यूरेनियम हो और हम उसको अलग अलग कंट्री में भेजें और खूब पैसा कमाएं हम उससे। तो हर एक देश के लिए मेटल ऑफ होप जो है वो यूरेनियम है। तो यूरेनियम को हम येलो केक, पीला केक या इसे मेटल ऑफ होप भी कहते हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। तो अगर पूछे मेटल ऑफ होप या किस धातु को हम पीला केक धातु कहते हैं, दोनों का आंसर करना यूरेनियम। दोनों का ही आंसर क्या होगा? यूरेनियम होगा। ये आपके यहाँ पर मेटल वाला पोर्शन पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होता है। अब देखो इसके अलावा मुझे ना छोटे छोटे वन लाइनर टाइप से कुछ वो नोट करवाने हैं आपको, जैसे हैवीएस्ट मेटल कितनी मेटल है, कितनी नॉन मेटल हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो जाए, वो मैं इस चैप्टर के लास्ट में करवा दूंगी। अब कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनसे डिटेल में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, जिससे बनता था, जैसे पोटेशियम है। तो पोटेशियम के बारे में मैंने 2-3 पॉइंट वही नोट करवा दिए थे। क्या क्या नोट करवाए थे अगर याद हो तो? पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, बहुत क्रियाशील है, इसलिए पोटेशियम को हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, बता दिया था। पोटेशियम बहुत सॉफ्ट है, पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो। और एक पॉइंट और भी नोट करवाया था, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद, गन पाउडर बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कहीं ना कहीं पॉइंट में, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ हैं फैक्चुअल से नोट्स हैं, मतलब वो मैं आपको करवा दूंगी इस चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बेटा क्या आपका, हम ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करवाऊंगी लेकिन चैप्टर के लास्ट में। चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, नहीं, अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स। अभी हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, जिसमें गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सब पढ़ने वाले हैं। इनको बोलते हैं अधातु। अधातु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला नॉन मेटल, सबका फेवरेट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जितने पॉइंट बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब आप नोट कर लो, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। हाँ, गन पाउडर बिल्कुल। सोडियम बेटा मैंने सबसे पहले करवाया दिनेश, सोडियम सबसे पहले करवाया है। सोडियम तो मैंने सबसे पहले करवाया है। अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस, इन सब पे चलते हैं, क्लोरीन, इन सब पे चलते हैं, ये पढ़ते हैं। ठीक है, सुनो, नॉन मेटल क्या होती है सब पहले पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहला नॉन मेटल हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब मैं करवाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन जो है
वो मैंने आपको बहुत बार बताया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप बता दोगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आता है बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 ही होता है बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार दोनों कितने होते हैं? 1-1। और मैंने आपको एक बार जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ये वाला जो रिएक्शन है वो सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल है। अदरवाइज हमेशा 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 के लिए एटॉमिक मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज टू एटॉमिक नंबर। लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा केस है जिसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इक्वल हो सकते हैं। आप हाइड्रोजन को कैसे लिखते हो बेटा? हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट करते हो 1H1। ये क्या है उसका? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z। ये क्या है? एटॉमिक मास। इसका सिंबल क्या है? A। तो जो Z है वो इक्वल टू है A के। किसके लिए? किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में। बाकी किसी के लिए केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूं तो बेटा हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मैंने बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं हाइड्रोजन को बनाना चाहूंगी तो बेटा हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1, और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बना आज तक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता हो, सब में होते हैं। हाइड्रोजन का अगर एटम बनाऊंगी ना बेटा तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन क्या है? 1, और न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो मैं लिखूं ही ना। इसीलिए हम हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन के एटम को हम प्रोटॉन भी नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं? न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का क्या है बेटा? ये केंद्रक नाभिक है, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को आप नाभिक बोलो, या बेटा इस नाभिक में न्यूट्रॉन तो है नहीं तो मैं इसको प्रोटॉन भी बोल सकती हूँ। ये एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि किस तत्व के नाभिक को प्रोटॉन नाभिक कहा जाता है। बच्चे सर प्रोटॉन नाभिक क्या होता है? भैया इसमें सिर्फ प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन है। तो मैं न्यूक्लियस बोलूं या प्रोटॉन बोलूं, मेरी तो बात एक ही है ना। यस उत्तम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। तो हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसके नाभिक को प्रोटॉन नाभिक भी कहा जाता है। क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं है। और हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें Z इज इक्वल टू A, मतलब उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या है? सेम है। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन को प्रोटॉन नाभिक। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की तो बेटा हाइड्रोजन क्या है? मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। लिखना, हाइड्रोजन इज द मोस्ट abundant element in the universe. इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर आप बात करोगे सबसे ज्यादा क्या है, तो आप बताओगे सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। पूरे यूनिवर्स में जहां छानोगे पाए जाने वाला तत्व है। अगर इस यूनिवर्स की बात करूंगी तो सबसे ज्यादा बेटा हाइड्रोजन है। इनफैक्ट आप सन की बात करो, सूर्य की बात करो, तो सूर्य पर भी क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो हीलियम बन जाएगा, और इनका रेशियो होता है 1:2, 1:2। तो अगर आपसे पूछा, सॉरी 3:1, क्या लिख दिया मैंने? 1:3 नहीं, 3:1। हाइड्रोजन 3 तो हीलियम 1।
सन पर भी अगर आपसे पूछे कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं तो आप बताओगे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ऑन द सरफेस ऑफ सन। सूर्य की सरफेस सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन ज्यादा है, बट दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो हीलियम बन जाएगा। क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्योंकि हीलियम में क्या होता है बेटा, हीलियम को क्या बोलते हैं हम, 2He4। अभी बताते हैं कैसे, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। सुना मेरी बात, क्या मैंने कहा कि सन के सरफेस एरिया पर हाइड्रोजन के साथ हीलियम होता है। अब हम बात करते हैं दोनों के रेशियो की, तो मैंने बता दिया है 3:1 हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताने वाली हूँ, हाँ पहले हाइड्रोजन ज्यादा है फिर हीलियम ज्यादा है। पता नहीं एक बच्ची ने बहुत बड़ा मैसेज डाला है, वीडियो नाइट में देखते हो। आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आई हूँ। आप बहुत कम टाइम स्ट्रीम को दिल से धन्यवाद, जो इतनी कम फी में इतना अच्छा पढ़ा रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि इतने कम फीस में क्यों होगा, लेकिन आप सब लोग जज्बे को सलाम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जो भी हैं आप, आपका नाम नहीं दिख रहा है मुझे टीवी पे क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। चलो अब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। अगला एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जितनी सारी एसिड्स हैं, एसिड्स का मतलब होता है अम्ल, जितने भी एसिड्स हैं उन सब अम्ल के अंदर कंपल्सरी एलिमेंट कौन सा है? कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब क्या है? आवश्यक। कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ एनी एसिड, जितने भी एसिड्स हैं, अम्ल हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है, मतलब वो तो होगा ही होगा। बेटा मैं कुछ फॉर्मूले लिख रही हूँ, आप ध्यान से नोट करना। देखो जैसे HCl, H2SO4, जैसे HNO3, जैसे H2CO3, जैसे CH3COH, ये सब एसिड लिखे हैं मैंने, एसिड्स के फॉर्मूले लिखे हैं। इन सब में आप देखोगे यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। देखो इन सब के अंदर हाइड्रोजन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन या पूछेगा एसिड्स के अंदर जितने भी अम्ल हैं उन सब अम्ल के अंदर कंपल्सरी एलिमेंट कौन सा है, मतलब जो होगा ही होगा। तो कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एसिड्स इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा ही होगा, आप खुद देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सारे के सारे एसिड्स बनाने में हाइड्रोजन को काम में लिया जाता है। देखो हाइड्रोजन को हम बोलते हैं आवारा तत्व। एक बच्चा पूछ भी रहा है हाइड्रोजन को हम आवारा बोलते हैं। आवारा क्यों है बेटा ये? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना बेटा, वो कभी कभी तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में रहने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, +1, इसलिए ग्रुप नंबर 1। कभी कभी ये ग्रुप नंबर 17 की भांति भी काम करता है। ग्रुप नंबर 17 जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन एलिमेंट। कभी बोलेगा मेरी प्रॉपर्टीज के जैसी हैं, कभी बोलेगा बेटा, कभी लगेगा ग्रुप नंबर 17, है ना? ठीक है, तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन का कोई आवारा, गली के कुत्ते नहीं होते आवारा, आज इस गली में कल उस गली में, ऐसे हाइड्रोजन कभी कभी प्रॉपर्टी शो करता है ग्रुप नंबर 1 की तरह, एल्कली मेटल्स की तरह। और कभी कभी वो ग्रुप नंबर 17 को गौरव कुमार नोबल गैस नहीं आती, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं ग्रुप नंबर 17 में। कभी कभी ग्रुप नंबर 17 की तरह भांति बिहेव करता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व बोलते हैं। जब मैं बात करती हूँ कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी है वो की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट के द्वारा खोज की गई, किसकी? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। अब मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारे पॉइंट। जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, इसके बारे में कुछ अलग से पॉइंट बताना चाह रही हूँ मैं आपको। वैसे तो मैंने पढ़ाए हैं सारा, पहले तो मैंने बहुत सारी पढ़ाए हैं। मैंने कहा था कि H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को हम बोलते हैं लाइटेस्ट गैस। यस मैम, आपने बताया था हाइड्रोजन से हल्की कोई गैस नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या होती है? कंबस्टेबल होती है, ज्वलनशील होती है, ये आग लगा सकती है बेटा। इसलिए हाइड्रोजन गैस को हम प्रेफर नहीं करते हैं, इसकी बजाय हम हीलियम को, क्योंकि हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस है, तो उसको हम गुब्बारे में, इन सब में भर देते हैं। तो आप कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन से हल्का कुछ नहीं है बेटा, एटॉमिक नंबर 1 है।
लेकिन हाइड्रोजन क्या होती है, कम्बस्टेबल गैस होती है, ज्वलनशील है, आग लगा सकती है बेटा, गुब्बारा फट सकता है, आग लग सकता है। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस कम देनी पड़ती है, किसके बजाय में, हीलियम के बजाय में। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन गैस की, बेटा हाइड्रोजन गैस जो है उसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो बेटा हाइड्रोजन गैस जो है हल्की गैस है, दूसरा हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस इज द स्मोक पॉल्यूशन फ्री गैस, बिल्कुल भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, पॉल्यूशन फ्री गैस है। और बेटा किसको पॉल्यूशन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस इकलौता गैस जो है वो पॉल्यूशन फ्री गैस है ना, मतलब बिल्कुल भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर में हम हाइड्रोजन गैस को इतना प्रेफरेंस देंगे कि हमारी गाड़ियाँ, क्या कहते हैं, ट्रेन, सब कुछ हाइड्रोजन गैस से चलेंगी। सुनने में थोड़ी सी अच्छा नहीं है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी, किसने बताई थी बेटा? हाँ मैडम जी, क्या क्या अंकर सर आ सकते हैं? बोला तो है कल, नहीं तो परसों से तो आएंगे, कंटिन्यू करेंगे परसों से। तो हाइड्रोजन गैस इज द पॉल्यूशन फ्री गैस, हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन गैस को हम क्या बोलते हैं, आप बताओगे? फ्यूचर का फ्यूल बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन गैस की, तो इसे सबसे अच्छा गैस क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना, कैलोरीफिक वैल्यू वो बहुत ज्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? उष्मीय ईंधन, उष्मीय मान, मतलब बहुत कम अमाउंट में बहुत ज्यादा हीट लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अमाउंट कम, हीट लाइट ज्यादा, तो यही तो होना चाहिए। एक आइडियल फ्यूल क्या होता है बेटा? आप अमाउंट कम लो जिससे पॉल्यूशन कम हो, हाइड्रोजन से पहले ही पॉल्यूशन कम हो रहा है, हाइड्रोजन जलता है तो हीट लाइट सब ज्यादा एमिट करता है, इसलिए। अब अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, ये सब पॉइंट आप नोट कर लेना। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करती हूँ, पढ़ाए है ना मैंने आइसोटॉप, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अगर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करोगे तो कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटियम, प्रोटियम पहला, दूसरा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रीटियम। ये 3 क्या हैं? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ये 3 क्या हैं? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक हैं। अब आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखी है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो बेटा? डिफरेंट। प्रोटियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटियम का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूंगी तो कैसा बनाऊंगी? इसे बोलते हैं 1H1, इसे बोलते हैं 1H2, इसे बोलते हैं 1H3। अगर मैं प्रोटियम का क्या बनाना चाहूंगी बेटा? प्रोटियम का डायग्राम बनाना चाहूंगी तो इसका एटम कैसे रिप्रेजेंट करूंगी प्रोटियम को? ये प्रोटियम का एटम है, इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो एक होता है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, जीरो। अगर ऐसा बना है, एक प्रोटॉन दिख रहा है, न्यूट्रॉन दिख नहीं रहा, दैट इज प्रोटियम। देखो, ये देखो, एक ही एटॉमिक नंबर, एक ही एटॉमिक मास, प्रोटियम कहलाएगा। लेकिन जब मैं दूसरे आइसोटोप को बनाऊंगी, ड्यूटेरियम को, तो उसमें प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी क्या है? एक। देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, पढ़ा चुकी हूं, तो प्रोटॉन तो एक है, मतलब एटॉमिक नंबर एक है। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो P प्लस N, एक एक दो हो गया बेटा। अगर मैं ट्रीटियम को बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी बेटा? प्रोटॉन तो एक ही है, सब में कॉमन है बेटा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन यहाँ पर दो हो जाएंगे, दो और एक तीन, और नीचे वाला एक है। तो जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एटॉमिक नंबर एक एक एक, एटॉमिक नंबर क्या है? सबका सेम। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? अलग। तो इनका एटॉमिक मास क्या है बेटा? ये देखो, डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट, क्या कहलाते हैं? आप क्या बताओगे बेटा, क्या कहलाते हैं वो? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, आप बताओगे जीरो, होता ही नहीं है। ड्यूटेरियम में क्या है? न्यूट्रॉन एक, और ट्रीटियम में कितने हैं? दो। ये न्यूट्रॉन की संख्या है। किसमें? आप बताओगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में।
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को यहाँ तक? ये सब कुछ तो मेरा पढ़ाया हुआ था। अब मैं आपको कुछ अलग चीजें बताने चाहती हूँ हाइड्रोजन के बारे में। मैथ स्टार्ट हो गया, तो मैथ जरूरी है राकेश, या पढ़ाना या पढ़ना? हम्म, चलिए नेक्स्ट चलो। अब देखो बेटा, आपने एक नाम सुना होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसी का दूसरा नाम होता है हैवी वाटर। इसे बोलते हैं हम भारी जल, हैवी वाटर, भारी जल। कैसे बनता है भारी जल, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा कहा जाता है साधारण पानी के 5 से 10,000 मॉलिक्यूल में एक हैवी वाटर का मॉलिक्यूल होता है। जो नॉर्मल वाटर है उसके 5,000 से लेकर 10,000 मॉलिक्यूल में आपका एक आपको क्या मिलता है, हैवी वाटर मिलता है, D2O बोलता है। ध्यान से सुनना मेरे इस कॉन्सेप्ट को। हाइड्रोजन को जब आप वायु में जलाओगे, हाइड्रोजन को एयर की प्रेजेंस में, मतलब वायु, और मैंने कहा केमिस्ट्री में एयर का मतलब ही ऑक्सीजन है। मैम हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक होता है, रामपाल सिंह कह रहे हैं। कहाँ होता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक? कहाँ से पढ़े हैं आप रामपाल? हाँ, कहाँ से पढ़े हैं आपके हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक होता है? फिर तो पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। चलो आइए यहाँ पर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक नहीं होता बेटा, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, आइसोटोप में होता है। ठीक है रामपाल, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या है? अरे यार, मैं कॉफी पीऊँ या नारियल पानी पीऊँ? चलो आओ यहाँ पर। हाइड्रोजन को जब आप वायु में जलाओगे, वायु में जलाने पर आपने 2 हाइड्रोजन को वायु में जलाया, और एयर का मतलब ही क्या होता है? एयर का मतलब ही क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन। तब आपको मिलता है H2O, और H2O इज द नॉर्मल वाटर। जब आपने किसको, नॉर्मल हाइड्रोजन को क्या करा, जब आपने प्रोटियम को, नॉर्मल हाइड्रोजन को आपने एयर में दिया, एयर का मतलब भी क्या है? ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? नॉर्मल पानी बनेगा। लेकिन अब मैं बात करती हूं हाइड्रोजन को, सॉरी हाइड्रोजन को नहीं, ड्यूटेरियम को। और ड्यूटेरियम का मतलब क्या था? जिसमें न्यूट्रॉन एक, प्रोटॉन क्या, 2। जब मैं ड्यूटेरियम को, ड्यूटेरियम आइसोटोप को वायु में जलाऊंगी, वायु में जलाने पर D2O बनता है बेटा, जलाने पर D2O बनता है। तब हम इसे बोलते हैं हैवी वाटर। तब हम इसे क्या बोलते हैं? भारी जल। सबसे पहला तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर। कल नहीं होगा बेटा, संडे को मैं क्लास नहीं लेती हूँ। एक दिन तो टीचर आराम करे कि ना करे, कि तुम्हें ही पढ़ाता रहे? हाँ, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा जब आप नॉर्मल हाइड्रोजन को, प्रोटियम को जलाओगे, तब तो बेटा यहाँ पर साधारण पानी मिलेगा आपको, नॉर्मल वाटर। और जब आप ड्यूटेरियम को वायु में जलाओगे तो बेटा आपको D2O हैवी वाटर मिलेगा, भारी जल। अब एक बच्चे ने पूछा मैम ये हैवी वाटर क्यों है? तो सुनो बेटा, पहली बात तो ये आपका H2O है, ये आपका D2O है। क्या डिफरेंस है H2O D2O में? तो जरा ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस है D2O में और H2O में? तो बेटा पहला डिफरेंस आता है इनका मोलिक्यूलर वेट का। मोलिक्यूलर वेट का मतलब होता है क्या? आणविक भार। इनका आणविक भार। जब मैं H2O का निकालती हूं तो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 8। सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मोलिकुलर वेट आपको नहीं निकालना आता है, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 दूनी 16, तो यहाँ पर बेटा 16 और 2 18 होगा। तो H2O का जो मोलिकुलर वेट होता है वो तो होता है 18। और जब मैं D2O की बात करती हूँ तो D2O में बेटा यहाँ पर 4 जुड़ेगा हाइड्रोजन और 16 जुड़ेगा ऑक्सीजन, तो इसका मोलिकुलर वेट निकलेगा 20। तो मोलिकुलर वेट ज्यादा किसका हुआ? आप बताओगे D2O का।
तो पहला रीजन तो इसे हैवी वाटर, भारी जल बोलने का कि इसका आणविक भार ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, आणविक भार कितना है, तब तो आप बताओगे बेटा 18 है उसका। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो बेटा यहाँ से क्या निकला आपका 16 + 2। आप बताओगे यहाँ से आपसे क्या निकल गया। एक मिनट रुकना। मैंने क्या लिख दिया प्रशांत? ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 होगा एंड न्यूट्रॉन 1, तो मैंने यही तो लिखा। ये देखो ड्यूटेरियम में, प्रशांत मैंने गलत क्या लिखा? सही तो लिखा। तुम क्या बोल रहे हो? प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1। क्या कहना चाह रहे हैं प्रशांत? जब मैं बात करती हूँ बेटा किसका, H2O, जो नॉर्मल पानी है उसका मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वाटर का होता है कितना? तो 18। क्यों होता है बेटा 18? एक बच्चे ने पूछा मैम क्यों होता है? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एक। एक हाइड्रोजन का एक, तो दोनों का 2। ऑक्सीजन का बेटा 6, ऑक्सीजन का मतलब ऑलमोस्ट होता है ना, वो होता है 15.999, तो उसको हम काउंट करते हैं 16 में। तो 16 और 2 18 हो गया। 16 और 2 18 हो गया। जबकि D2O में, भाई D2O का मैम एक एक बच्चा बोल रहा है 4 क्यों लिखा? अभी तक नहीं समझ में आया 4 क्यों लिखा। ये देखो D2O, ये देखो बेटा उसका एटॉमिक मास क्या है? 2। तो 2 + 2 4, तो 4 लिखेंगे आप D2O पे। जब 4 लिखा और ऑक्सीजन का 15.99, जिसको ऑलमोस्ट आप 16 काउंट करते हो, तो बेटा 16 और 16 और 4 20, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है? इस पानी का। तो इसे एक तो रीजन है हैवी वाटर बोलने का कि नॉर्मल पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, जबकि हैवी वाटर का कितना होता है? आप बताओगे बेटा 20 होता है। पहला रीजन तो ये। दूसरा बेटा, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम क्या बोलते हैं? गलनांक बिंदु। नॉर्मल वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है? हाँ जी, नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? कोई मुझे बताएगा? जल्दी बताओ। ये तो फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ना, ये सब कुछ, ये सब कुछ फिजिक्स में पढ़ रखा है ना? हाँ जी। दूसरा रीजन है कि जो पानी है, नॉर्मल वाटर है, उससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, दोनों के दोनों ज्यादा होते हैं किससे? नॉर्मल वाटर से। अगर मैं नॉर्मल वाटर की बात करती हूं तो बेटा नॉर्मल पानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि D2O का होता है अप्रोक्स 101 डिग्री सेल्सियस। 101 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करूं बेटा किसका, कि नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट पूछा है मोहित, क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बोला। हाँ, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल। तो नॉर्मल पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे जबकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का 101। नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बेटा 0, जबकि D2O जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -3.8 डिग्री सेल्सियस। -3.8 डिग्री सेल्सियस। 3.8 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं बेटा, 3.8 डिग्री सेल्सियस, माइनस मत लगा दो। कितना? 3 पॉइंट, माइनस करते तो इसको ज्यादा हो जाएगा ना, 0। 3.8 डिग्री सेल्सियस। तो हैवी वाटर को आपने हैवी वाटर क्यों बोला? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हैवी वाटर को आपने हैवी वाटर क्यों बोला? क्योंकि एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है नॉर्मल पानी से,
20। दूसरा, नॉर्मल पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0, जबकि D2O बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो माइनस नहीं है, इसे माइनस मत काउंट कर लेना, गलती से लिखा गया वो माइनस नहीं, 3.8 डिग्री सेल्सियस। अगर माइनस करेंगे तो ज्यादा इसका हो जाएगा ना। और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका 101 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। हाँ जी, कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे, एक बार स्क्रीन पर कमेंट दिखाना। अब मैं बात करती हूँ बेटा, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? हैवी वाटर की। हैवी वाटर की किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले भारी जल के बारे में बताया था? अगर मैं हैवी वाटर की बात करती हूँ तो बेटा यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम निकल के आता है H.C. यूरे, और जिनको इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, जिन्हें इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। कब? 1934, ईयर देख लेना एक बार, मुझे याद नहीं है, शायद 1934 ही होगा। 1934 में इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इसको H.C. यूरे नाम के साइंटिस्ट को। अब इसका यूज क्या है हैवी वाटर को? बेटा इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय यंत्र, नाभिकीय संयंत्र, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं नाभिकीय संयंत्र में एज ए मॉडरेटर। और एज ए मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? मंदा करने वाला, मंदक। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने का, मंदा करने का काम करता है। डिक्रीज करना, मॉडरेटर, मंदक, नाम से क्लियर है बेटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हैवी वाटर का यूज क्या है, तो आप क्या बताओगे? हैवी वाटर जो है वो क्या काम करता है? हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर की तरह काम आता है। और मॉडरेटर का मतलब होता है मंदा करने वाला, मंदक करने के लिए, मंदक करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछ रहा है एक बच्चा। बेटा अभी तो बताया मैंने, D2O। नॉर्मल वाटर क्या? H2O। ये क्या है? D2O बेटा, ये क्या है? D2O। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। पानी का क्या टेस्ट होता है? एक बच्चे का क्वेश्चन है कि पानी का क्या टेस्ट होता है। आप ही लोग बताओ, आपको पानी पीने में कैसा लगता है? कैसा टेस्टलेस होता है? कैसा टेस्ट होता है पानी का? बेटा मैं बता दूं, पानी का कोई कलर नहीं है, कोई खुद की स्मेल नहीं है, खुद का कलर नहीं है। वाटर मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की या पानी की बात करूं तो वो कलरलेस है, वो टेस्टलेस है, वो ऑर्डरलेस है, और वो लाइटेस्ट है, हल्का है, कोई कलर नहीं है। क्या कलर बताओगे आप? पानी का कोई कलर है क्या? अब वो पता लगे मूवीज में, गानों में दिखा देते हैं आज ब्लू है पानी, पानी पानी। पानी का कोई कलर नहीं है बेटा, कोई कलर नहीं है पानी का। ठीक है प्रियंक? एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन अभी बताते हैं बेटा। इसे हिंदी में कहा जाता है नवजात हाइड्रोजन। नवजात शिशु, नहीं सुना? नवजात शिशु क्या होता है? तुरंत अभी बच्चा जब पैदा हुआ है उसे क्या बोलते हो आप? नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हो, नवजात हाइड्रोजन बोलते हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुरंत जो निकला हुआ हाइड्रोजन है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुरंत, तुरंत का मतलब नया, या नया जो बना, तुरंत बना हुआ हाइड्रोजन, बना हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर तुरंत अभी नया नया हाइड्रोजन बना है भैया, नवजात शिशु होता है ना, मतलब जिसका तुरंत जन्म हुआ है अभी, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, एक कह रहा है कि मैम पानी का वाइट कलर होता है इसलिए रेनबो बनता है। अच्छा, केमिस्ट्री तो यही करती है, पानी का कोई कलर नहीं होता भैया। हाँ, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुरंत नया बना हुआ हाइड्रोजन है वो बेटा नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। और मैं एक बात बता दूं, इट इज मोर रिएक्टिव। जो नया नया बच्चा जन्म होता है वो बहुत घातक होता है। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें 4 दिन पहले कोई हाइड्रोजन बना, कुछ
लाइफ स्पेन पहले कुछ स्पेन ऑफ पीरियड पहले बना और एक तुरंत बना है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव यही होता है बेटा। इट इज मोर रिएक्टिव टू नॉर्मल हाइड्रोजन। इट इज मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर कभी आपसे पूछ लेना कि ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन कौन सा है, ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है, तो नेसेंट हाइड्रोजन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुरंत बना भी हाइड्रोजन, वो बेटा ज्यादा क्या है आप बताओगे, ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। एक कह रहा है मैम डेंसिटी आइस की कम होती है वाटर की, बेटा फिजिक्स में नहीं पढ़ा, पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है और आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम। ये सब नहीं पढ़ा आपने कॉन्सेप्ट। लेकिन जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो पिघलने पे सिकुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये सब आपने पढ़ा होगा, किसके अंदर आपने पढ़ा होगा बेटा? हाँ 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 हाँ, किसके अंदर? सरफेस टेंशन में पढ़ाया होगा आपको फिजिक्स में, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, शिवाकांत ने बोला है, बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल कैसा कहा जाता है? बेटा अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, प्रदूषण रहित गैस इसे कहते हैं। हाइड्रोजन गैस इज द नोन एज बेस्ट फ्यूल, सबसे अच्छा फ्यूल इसे कहा जाता है। सबसे अच्छा ईंधन है बेटा हाइड्रोजन गैस, इससे अच्छा कोई ईंधन नहीं है। सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन गैस है। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल पूछे, हाइड्रोजन गैस है। कौन पूछ रहा है? मैंने अभी बताया, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है। लाइटेस्ट गैस, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, हाँ, एयर बलून में से ही भरते हैं। हाइड्रोजन गैस से कैसी साउंड आती है? पॉप 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 साउंड, पॉप साउंड कहा जाता है उसे। ये आती है इससे साउंड। एक और सुनो, देखो हाइड्रोजन गैस को आप एज ए फ्यूल यूज करते हो, लेकिन जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन है, मतलब तरल हाइड्रोजन, उसे आप काम में लेते हो रॉकेट फ्यूल। रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है, रॉकेट फ्यूल के रूप में काम में लेते हो, रॉकेट ईंधन के रूप में। रॉकेट ईंधन के रूप में अगर पूछे किसे काम में लिया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को काम में लिया जाता है। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल बढ़ते हैं ना बेटा, उसमें अकेला एक फ्यूल नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे लिक्विड अमोनिया वगैरह में मिक्स करते हैं, H2O2, उसे प्रोपिलेंट कहा जाता है, प्रणोदक। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ गैसोलीन, गैसोहोल, वैसे प्रोपिलेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के बारे में इतने सारे पॉइंट, अभी खत्म नहीं हुआ, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन वगैरह करवाऊंगी, लेकिन बस आज के लिए इतना बहुत है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हाइड्रोजन हुआ नहीं है बेटा, अभी हाइड्रोजन हुआ नहीं है, अभी पढ़ाएंगे हाइड्रोजन को आगे, आगे कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी मेरा एक थोड़ा सा निकलना है, आज शनिवार भी है। चलो, मैंने बताया होगा ना कि मेरी एक सिस्टर, दो सिस्टर हैं, बुआ की लड़कियां, उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट सा हो गया था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना है उनको मिलने ना। ठीक है, चलिए, अभी देखती हूँ एक क्लास और है, उससे भी लूँ या कैंसिल करवाऊँ, फिर जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना।